गरीब के ऊपर एक्शन करने का टाइम आता है आपका, तब सारे कानून आपके पास हैं। बट जब किसी बड़े धन्ना सेठ का तोड़ने का काम आता, तब तुम्हारे सब कानून कहाँ चले जाते। तो इसका मतलब क्या है, इस देश में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून। इसका मतलब तो ये हो गया ना। महानगर पालिका बोलती है कि हम उसके लिए रेगुलराइज करने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो क्या उचित है एक तरफ उनको रेगुलराइज करने की बात करें, तो इनको भी तो कर सकते हो ना रेगुलराइज। वो भी तुम्हारे यहाँ पे OC/CC ना होना वही बात है जैसे इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास भी वही तो नहीं है ना, नहीं तो लीगल हो जाती थी बिल्डिंग। तो एक ही टाइप के केस में आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, डबल तरीके से। मतलब आपको ये शर्म नहीं है कि गरीब लोगों को नहीं बचा रहे हो, पैसे वालों को बचा रहे हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नालासोपारा विजय लक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी है और बिल्डिंगें सपाट हो चुकी है। लेकिन हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट से एक आदेश आया, उसको लेकर उसके बाद कहीं ना कहीं कई बातें कही जा रही है। तो इस समय हमारे साथ एडवोकेट अशोक वर्मा जी है, जो कानून के अच्छे जानकार है और खुद प्रैक्टिस करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे आदेश के क्या मायने हैं और इससे वास्तव में लोगों को कितनी राहत मिल सकती है। क्या इस पूरे आदेश, इस पिटीशन जो भी 2 दिन पहले सामने आई परसों, उसमें क्या निकल कर आता है। वर्मा सर नमस्कार। 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 वर्मा सर, जो मामला है 41 बिल्डिंग का, वो आपके संज्ञान में है ही, और उसमें जो अभी हाल फिलहाल में रीट पिटीशन गई है कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसमें क्या कहा, उसके क्या मायने हैं, लोगों को कितना फ़ायदा उससे होगा नहीं होगा, थोड़ा रोशनी डालिए। एक्चुअली जो 41 बिल्डिंग का तोड़क कार्रवाई चल रही है, माननीय न्यायालय के आदेश पे चल रही है, तो उसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उस पर मेरे मन में एक संशय है। कल भी हियरिंग थी, मैं भी ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग में शामिल था। उसमें मैंने सुना क्या क्या वहाँ बातें हुई, क्या क्या नहीं हुआ। इस ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि उनको कोई दिलासा है। माननीय न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के तहत उन्होंने दूसरे का पक्ष सुनना चाहा है और इसी में उन्होंने संक्षिप्त ऑर्डर किया है और उसमें ये बोला कि फिजिबिलिटी चेक करें, क्या उनका इंस्ट्रक्शंस लें सरकार से या महानगर पालिका से और 6 मार्च को बताएं। समझे, बस इतनी सी बात हुई है। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि इनको रिहेबलाइज होंगे या नहीं होंगे। ये नरो कुंजरो जैसी स्थिति है और कोर्ट के सामने भी एक पक्ष गया है। जब तक महानगर पालिका और राज्य सरकार की तरफ से वहां पे रिप्लाई नहीं जाता, एफिडेविट नहीं जाता है, तब तक कोई परिस्थिति न्यायालय के सामने क्लियर नहीं होती है कि इसमें उनको करना क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी भी चाहत है कि जितने बेचारे गरीब लोग हैं इनको घर मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। इसी तरह का इसमें क्या बोला, महानगर पालिका, कुछ वसई विरार के राजकारणी, ये मिलजुल के ये इस केस को खराब कर रहे हैं। ये केस इतना अच्छा है कि एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, उसका जो उसको घर रहने के लिए घर मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और लेकिन जिस तरह ये अधिकार मांगा गया, पहले भी जब रेट पिटीशन वगैरह में जो गए, लैंड ओनर वगैरह गए, उस समय में भी ये जो इसके दोषी लोग हैं उन्होंने पुढ़ाकार लिया, वो आगे आए और उन्होंने अपने हिसाब से, अपने को बचाने के हिसाब से इस केस में बराबर पैरवी नहीं करी और इसलिए माननीय न्यायालय ने उसमें ऑर्डर दिया कि तोड़ो इसको। अगर उस समय भी वो स्थिति सही से रखी जाती तो शायद ऐसा ऑर्डर नहीं आता था। लेकिन ठीक है, अब ऑर्डर आ गया है तो सबको मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंफर्म कर दिया तो बात खत्म हुई। इस ऑर्डर में जब आर्गुमेंट हो रहा था तो उस समय जो ये याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनका कहना था कि 13 तारीख को 3 बजे करीब आर्गुमेंट चल रही थी, तो उस समय उनका कहना था कि सारी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई। उसी टाइम में महानगर पालिका की जो एडवोकेट मैडम थी, उनका स्टेटमेंट था कि 4 से 5 बिल्डिंग बची हैं, शाम के 5 बजे तक हम डिमोलिश कर देंगे। तो एक्चुअल फैक्ट पता नहीं है किसी को क्या था। अब ये 6 तारीख को क्लियर होगा। दूसरी चीज, शेल्टर लेने का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैराग्राफ दिया, उस ऑर्डर में उन्होंने माननीय बेंच ने कोट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है, जो रिस्पोंडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको आप अप्रोच करो, उनसे मिलो इंडिपेंडेंटली। ये ऑर्डर को बाजू में रखो, तोड़क कार्रवाई तो होगी, लेकिन आप अपने रिहेबलाइज करने के लिए, आप अपने के लिए पर्यायी घर लेने के लिए आप अपना जो रिप्रेजेंटेशन है इन अधिकारियों को दो और वो इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। लेकिन मुझे जहाँ तक की जानकारी है, हो सकता है कि वो पक्ष हमको ना पता हो, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, किसी भी पक्ष ने अभी तक सरकार के सामने कोई याचिका रखी नहीं या निवेदन रखा नहीं कि हमको रिहेबलाइज किया जाना चाहिए। अब बात बनती है सुमोटो करने की।
तो महानगर पालिका के पास जब ये व्यवस्था आई कि भाई इनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करो, इनको पर्यायी घर दो, तो महानगर पालिका ऐसा तो नहीं छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन है, उनको एक स्कीम बना के फॉरवर्ड करनी चाहिए थी सरकार को, किस तरह हम रियलाइज कर सकते। इसी प्रकरण में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बोलते इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम इस फील्ड से हैं लेकिन ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है सब बोलने में कि ऐसा है नहीं। फिलहाल वसई विरार में तो बिल्कुल नहीं है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको एक समान लॉ है, ऐसा नहीं है। कारण 55 बिल्डिंग की ओसी और सीसी फर्जी निकली, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, लेकिन उसको किसी ने डिमोलिश नहीं किया आज तक। उल्टा महानगर पालिका बोलती है कि हम उसके लिए रेगुलराइज करने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो क्या उचित है एक तरफ उनको रेगुलराइज करने की बात करें तो इनको भी तो कर सकते हो ना रेगुलराइज, वो भी तुम्हारे यहाँ पे ओसी सीसी ना होना वही बात है जैसे इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास भी वही तो नहीं है ना, नहीं तो लीगल हो जाती थी बिल्डिंग। तो एक ही टाइप के केस में आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, डबल तरीके से। मतलब आपको ये शर्म नहीं है कि गरीब लोगों को नहीं बचा रहे हो, पैसे वालों को बचा रहे हो। जो फ्लैट लिया है बड़ी बिल्डिंगों में वो पैसे वाले हैं, और वहाँ पे बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिए आप उनको बचा रहे हो। इसी तरह एक प्रकरण हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को उसमें मालूम नहीं है, कि विरार महानगर पालिका ईस्ट में, विरार ईस्ट में एक कोई बिल्डर थे और उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को जो फ्लैट ओनर्स थे उनको हाईकोर्ट भेजा। हाईकोर्ट ने समझ लिया बात को कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। हाईकोर्ट ने बोला देखो ये डिमोलिश तो होगी बिल्डिंग, इसको हम स्टे कुछ नहीं देंगे, आप जो ये लोग विस्थापित होंगे तो इनको जो बिल्डर हैं या डेवलपर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से इनको रियलाइज करो। उसके बाद ना वो बिल्डिंग तोड़ी गई ना उनको रियलाइज किया गया, आज भी वैसे ही पड़ी हैं। वसई विरार में कम से कम इनके एफिडेविट के हिसाब से कुछ 9,000 या कुछ बिल्डिंग इन्होंने बोली थी कि इलीगल हैं, आज तक नहीं तोड़ी गई। ऐसे ही प्रकरण जो है ज्ञानोदय स्कूल का एक प्रकरण है जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि भाई या तो इस तारीख तक तुम सुमोटो तोड़ देगा जो ओनर है, अदरवाइज महानगर पालिका विदाउट नोटिस उसको तोड़ दे। आज तक नहीं तोड़ा। तो जब गरीब के ऊपर एक्शन करने का टाइम आता है आपका, तब सारे कानून आपके पास हैं, बट जब किसी बड़े धन्ना सेठ का तोड़ने का काम आता तब तुम्हारे सब कानून कहाँ चले जाते। तो इसका मतलब क्या है, इस देश में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, इसका मतलब तो ये हो गया ना। आपने बहुत कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला, लेकिन मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर कि इस पर्टिकुलर जो पिटीशन का ऑर्डर है उससे लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ फ़ायदा है क्या। अब मेरा सवाल में एक सवाल ये ऐड करता हूँ कि महानगर पालिका आयुक्त, उनसे जब ऑन कैमरा पूछा गया कि सर रिहैबिलिटेशन का सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, हाई कोर्ट तो भी बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, आप क्या करेंगे। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, अगर ये करना चाहे तो कोई कलेक्टर साहब कर सकते हैं कि उनके थ्रू कोई पॉलिसी हो। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका आयुक्त ने कलेक्टर साहब को कभी कोई पत्र व्यवहार किया है, क्या इस बारे में आगे बढ़े हैं। जो भी आपने भी कहा कि ऐसा कोई प्रोविज़न या ऐसा कोई प्रस्ताव आगे गया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस ऑर्डर की क्या वैल्यू है। देखो अभी ये ऑर्डर एक प्राथमिक ऑर्डर है और इस पे बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस अनटिल दूसरी पार्टियां जब तक रिप्लाई कोर्ट में फाइल नहीं करेंगी तो कोर्ट इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा कि क्या करना है उसको। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समझे। तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा है गए, लेकिन इसमें इनको मॉडिफाई, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा समझना है कि इनको मॉडिफाई करना चाहिए और उसमें ऐसी एक प्रेयर डालनी चाहिए कि एक हाईकोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी अपॉइंट हो, और यदि सरकार नहीं इनको रियलाइज़ कर रही है तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस कंस्ट्रक्शन के, उनको सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होनी चाहिए, अटैच करके इनको उसमें से रियलाइज़ करना चाहिए। एक तो ये कराना चाहिए, समझे। सरकार की बात जो आप बोल रहे हैं कि मुझे भी ये सुनवाई आई है, ना तो किसी प्राइवेट पार्टी ने कोई सरकार के साथ रिप्रेजेंटेशन दिया, ना ये महानगर पालिका के आयुक्त महोदय ने कलेक्टर के माध्यम से कोई प्रस्ताव या पॉलिसी बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा, ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के घर तोड़े गए उनको प्रॉपर इन्होंने पोजीशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तो ये आगे चल के मुझे संदेह है कि ये प्रकरण कई तांत्रिक अड़चनों में न पड़ जाए। कारण क्या है कि जब आप किसी से पोजीशन ले रहे हो, वदर लीगल इलीगल, आपने पोजीशन लिया ना,
तो जब पोजीशन आप लेते हो तो प्रॉपर उसका पंचनामा करना चाहिए कि भाई हम जब इनसे पोजीशन ले रहे, टेक ओवर कर रहे हैं, तो उस समय इस घर में, इस सर्वे नंबर में, ये बिल्डिंग, ये जो भी एड्रेस है उसका, उसके साथ ये अमुक अमुक आदमी रह रहा है, उनसे हमने पोजीशन लिया, इसकी लाइट बिल इनके नाम पे, घर पट्टी इनके नाम पे, लाइक दैट, ऐसा करके मेंशन करके उनको देना चाहिए। सो दैट अगर गवर्नमेंट आज 10 साल बाद कोई पॉलिसी बनाती है, 5 साल, तो वो अपना उसमें क्लेम कर सकते हैं। बट ये कुछ किया ही नहीं, उल्टा ये मैंने ऐसा सुना है कि वो कोई दीपक समथिंग, कोई डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं वो लोग आए और एप्लीकेशन दे। अरे एक तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपनी घर उनका टूटा है, उनको अभी 2 वक्त की रोटी जुटाना है, छत ढूंढना है, अपने बच्चों की पढ़ाई देखना है, और तुम उनको दौड़ा रहे हो। तुम्हारे पास इतना मैकेनिज्म है, आप जाके वहाँ बैठो, उधर ही जब पोजीशन ले रहे हो तभी पंचनामा करो, उधर दो उनको सर्टिफिकेट, क्यों नहीं दे रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो गुंडेगर्दी है, चोरी है, और इस तरह निकम्मे नालायक लोगों की, वो बोलते ना, हलगर्जीपना है, और कुछ नहीं। कानूनी पहलू से अलग एक इतर पहलू ये है कि इस समय जब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और वहाँ कई ऐसे बच्चे थे, हमने तो कई बार रिपोर्ट किया है, बच्चों ने देखा है, लोगों ने देखा है, ऐसे समय में इस तरह से कार्रवाई कर देने से जो आम आदमी है उसको किस हद तक उसका असर पड़ता है और आगे उसके भविष्य पे क्या? इसमें बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है बच्चों के ऊपर, उनके मानसिक स्थिति के ऊपर, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, और ये डिस्टर्बेंस इतना होता है साइकोलॉजिकली लेवल पे कि मानसिक स्थिति इतने बिगड़ हो सकता है वो अपने जीवन में खड़े भी ना हो पाए। ये बहुत बड़ी बात है। समस्या यहाँ पे ये है कि अगर महानगर पालिका चाहती, ठीक है सर, हम आपका आदेश पालन करेंगे, अभी हाई स्कूल की परीक्षा चल रही, आप हमको मुद्दत बढ़ा के दे दो तोड़ने की, सो दैट उनका हाई स्कूल की परीक्षा निपट जाए, हम तोड़ देंगे। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि न्यायमूर्ति जो हैं आज, जस्टिस आलोक आराधे जी या भारती डांगरे जी, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, वो तुरंत इनको टाइम देते थे, भाई ठीक है ना, हम तोड़ने पे वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम बढ़ा के मांग रहे। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होता है, इवन बहुत सारे, अगर आपने देखा भी होगा, कोर्ट कचहरी में जाते ना, हाई कोर्ट वगैरह एक डायरेक्शन देता है कि ये मैटर 6 महीने के अंदर निपटा दो, लेकिन निपटता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जजेस लोग ही उनको, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा हमको टाइम बढ़ा के, तो वो खुद इंटरनली बढ़ा लेते, टाइम बढ़ा के ले। इसी तरह महानगर पालिका में इसमें देखा जाए तो अनिल पवार की हलगर्जीपना है, दूरदृष्टि नहीं। एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते इनको एक प्रस्ताव बनाना चाहिए था कि भाई इस समय ये समस्या है और इनके बच्चों की भविष्य इनका खराब हो जाएगा, हम एक ठीक है, हमको 6 महीना या इतने दिन, 1-2 महीना टाइम बढ़ा के दे दो, और ये सो दैट इनके एग्जाम हो जाए और उसके बाद हम डिमोलिश कर देंगे, बस। तो यहाँ पे डिमोलिशन पे स्टे नहीं मांगना था, एक्सटेंशन मांगना था, टाइम पीरियड जो मिला था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। मैंने अभी आपको क्या बोला, यही बात अगर किसी पैसे वाले के पीछे होती तो हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी, फिर तो यही जाते थे, पूरा फौज फाटा लेके जाते थे। हो सकता सतीश लोखंडे के जैसा ये खुद खड़े हो जाते थे कोर्ट में। आपको मालूम होगा वो 11 करोड़ दफन भूमि वाला मैटर, उसमें कमिश्नर हाजिर हुए थे पूना में। तो यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ गरीब लोगों का प्रकरण है, यहाँ नारायण मानकर के लड़के को बचाने का प्रकरण नहीं ना। अगर नारायण मानकर, रितेन ठाकुर, इनको सबको बचाने या बीजेपी वालों को बचाने का प्रकरण होता तो तुरंत चले जाते थे, क्योंकि ये गरीब का प्रकरण है, कोई नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है। और इसीलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो शायद उनके साथ ये होता भी नहीं, समझे। अच्छा, अब तक जिन लोगों को जो सर्टिफिकेट मिले हैं, जो आपने दिखाए, उसके क्या मायने हैं और उस पर वास्तव में कुछ उनका भला होगा? मैं बोलूँ ये इस तरह, जिस तरह सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, ये एक उनको हर्डल क्रिएट करेगा। स्पष्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने जगह का सर्वे नंबर, इवन बिल्डिंग बराबर नहीं डाला उन्होंने कुछ भी। तो जब तक कोई कहाँ से तुमने खाली कराया, कल को आ जाएगा, समझो 10 साल बाद अधिकारी चेंज हो गए, वो बोलेगा महादेव बिल्डिंग, हाँ वो तो नाला सुपारा में है, या वो उधर नए गांव में है, ऐसा करके टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें आएंगे और यही लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे। वो बोले साहब हम तो नहीं थे, दूसरे थे, उनको मालूम होगा, वो तो गए रिटायर होके या ट्रांसफर हो गए। तो इनको स्पष्ट सर्टिफिकेट देना चाहिए। एक्चुअली सर्टिफिकेट से अच्छा इनको पंचनामा इशू करने चाहिए कि जब हम पोजीशन ले रहे हैं तो वहाँ पंचनामा ड्रा करने का कि भाई हमने पोजीशन लेने के टाइम इसका दरवाजा इधर, ये चारों बाउंड्री ये हैं उसकी, उस फ्लैट की, और ये लोग मौजूद थे वहाँ पे, इनसे हमने पोजीशन लिया, इनका घर पट्टी, लाइट बिल, ये नाम है इनका, ये नंबर है, अमुक अमुक करके साइन करके देना चाहिए, ठप्पा कर देना चाहिए तहसीलदार, इसका महानगर पालिका का। कुछ करना ही नहीं है, गरीब के लिए कोई कुछ करना ही नहीं है। अगर उसके लिए इनके अंदर करने की चाह होती तो जैसे 55 बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए ड्रामा किया, वही ड्रामा ये कर सकते थे। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमको रिजर्वेशन शिफ्ट करने का पावर है, तो इसमें क्यों नहीं वो पावर यूज हुआ? फायर ब्रिगेड के बाजू में एक बिल्डिंग है, वहाँ गार्डन रिजर्वेशन था, दीवान को फायदा पहुंचाने के लिए
हितेन ठाकुर की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, वो रिजर्वेशन उठा के वसंत नगरी के जो बड़ा ग्राउंड है उसके ऊपर डाल दिया, जो इसकी एफएसआई ऑलरेडी यूज्ड है। अब उसकी जब उस पर डाला तो दीवान के साथ एक करार किया, बोला नहीं हमारे उसमें तुमने डाला तो हमको एक एफएसआई और दो। 7 फ्लोर की बिल्डिंग उधर खड़ी हो गई। मतलब एक प्लाट पे 3 बार एफएसआई। और जो नियम बोलता है कि जो डेवलप्ड प्लान लेआउट होता है उसमें नॉन डेवलप्ड लेआउट का रिजर्वेशन नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है, उसकी एफएसआई कंज्यूम्ड हो चुकी। ये किया। यहां नहीं कर सकते थे क्या कि भाई ठीक है हमारा एसटीपी प्लांट बाजू में बन गया, मैंने सुना है स्वास्तिक मॉल के आजू में चालू है काम, तो ये सरकार को अंधेरे में रखा किसने? सरकार को अंधेरे में रखा, कोर्ट को अंधेरे में रखा किसने? महानगर पालिका ने। अगर महानगर पालिका चाहती वहां स्पष्ट बताती कि व्हाट इज द सत्य परिस्थिति क्या है, ठीक है हमने पहले रिजर्वेशन में डाला था बट आज ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे हम वो नहीं बना सकते, इसलिए हमने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। इनको रखा जाए, बाद में इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना, वो भी एक कर सकते थे। कमाया किसने? महानगर पालिका के अधिकारियों ने। कमाया किसने? सीताराम गुप्ता जैसे बिल्डरों ने। कमाया किसने? पुलिस के अधिकारियों ने। और भुगतान कौन भुगत रहा है? उस 41 बिल्डिंग के रहवासी, इनोसेंट रहवासियों ने भुगतान भुगता, गरीब ने भुगतान भुगता। आज उनको बेचारे लोग को कहाँ रह रहे होंगे कि पता नहीं, कैसे उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या उनके स्कूल ड्रॉप होंगे या उनको कुछ मेंटल ट्रॉमा बैठा, वो बेचारे आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनकी कोई काउंसलिंग कर रहा है कि नहीं, साइकोलॉजिकली उनको स्टेबल करने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता नहीं, कुछ नहीं। सवाल और ये है कि जहाँ तक हमें नॉलेज है महानगर पालिका ने अब तक वो ज़मीन एक्वायर नहीं किया है, यानी वो रिजर्वेशन जरूर है, दिखाई दे रहा है कागजों पर, लेकिन आज भी उस ज़मीन के 7/12 पर जो बिल्डर जो लोग पुराने थे उनका ही नाम है। ऐसे में क्या ऐसी संभावना है कि कल को वो रिजर्वेशन हट जाए, और अगर एक बार रिजर्वेशन हट गया तो फिर वो ज़मीन तो मालकी रही, तब ऐसे में क्या प्रोविज़न? वसई विरार महानगर पालिका के विषय में जिस तरह का आपने प्रश्न खड़ा किया है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि महानगर पालिका के जो कर्तव्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फायर ब्रिगेड में एक बाजू में एक जगह थी, वो गार्डन के रिजर्व थी, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये होना यही है, ये प्लाट जो है आज ये सोना हो चुका है, क्योंकि स्टेशन और रेलवे लाइन के नज़दीक है और डेवलप्ड एरिया में है, तो ये स्टेशन से नज़दीक होने वाले, यहाँ अच्छी एफएसआई, अच्छा पैसा मिलेगा, तो ये आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको इसमें कोई प्लांट नहीं बनाएगी महानगर पालिका, इसका रिजर्वेशन ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा और प्राइवेट बिल्डरों को बेच दिया जाएगा, और ये खाली तमाशा किया जा रहा है गरीब लोग को हटाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे यही नहीं, महानगर पालिका में सैकड़ों प्लॉट रिजर्व पड़े हुए हैं, कोई गार्डन के लिए पड़ा है, कोई हॉस्पिटल के लिए पड़ा है, कोई स्कूल के लिए, आज भी उधर बिल्डिंगें ही खड़ी हैं, दूसरा कुछ नहीं खड़ा है। इवन अगर आप देखेंगे जाके कि अभी एक छोटा सा ट्रांसफ़र हुआ कि जो प्रांत ऑफिस जो है वसंत नगरी में इधर रिवर साइन के आजू बाजू एक जगह लॉट थी पहले कोर्ट के लिए, उसमें सारा अतिक्रमण हो गया, 5 फ्लोर की बिल्डिंग पर खड़ी है, कोई है उसको खाली कराने वाला? बिल्कुल नहीं खाली कराएंगे, क्योंकि ये इनको मालूम है कि वहाँ जो बिल्डिंगें बन गई उनको तोड़ के बाद में फिर जब रिजर्वेशन हटाएंगे फिर दे देंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, उनसे खूब पैसा खाएंगे। यहाँ पैसे का धंधा चल रहा है, यहाँ कानून का राज बिल्कुल चल नहीं रहा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो चुकी है। इसी मैटर में मैंने महानगर पालिका के एक अतिरिक्त आयुक्त को मैंने फ़ोन किया कि मैं बोला ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है ना, ठीक है कोर्ट का ऑर्डर का सबको सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मानवता भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप उनको पीने की पानी की व्यवस्था करो, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करो और एक टेंट बांध दो। तो उन्होंने इतना बोला कि पानी पीने की व्यवस्था और मोबाइल टॉयलेट का तो मैं सोच सकता हूँ, टेंट बिल्कुल नहीं बांधूंगा। मैं क्यों? तो बोले कि टेंट बांधने से ये हो जाएगा कि हम अतिक्रमण वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। बोला ऐसे कैसे होगा, आप वहाँ बोर्ड लगा दो कि भाई हम 6-7 दिन के या टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद जब आपकी व्यवस्था हो जाए आप यहाँ से चले जाओ। और इससे महानगर पालिका के प्रति लोगों की क्या बोलते जो भावना है वो अच्छी हो जाएगी कि महानगर पालिका के अंदर कोई मानवता तो है। कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ पानी अब सप्लाई किया गया, ना वहाँ मोबाइल टॉयलेट लगाए गए, बच्चे जो है वहाँ खुले में पड़े रहे, और उधर इतना मच्छर है। मेरे को तो कई लोगों ने ऐसा बताया कि कुछ घटनाएं भी हुआ है और उसको पुलिस ने दबा दिया, लिखा नहीं गया। वहाँ पे कुछ ऐसे बलात्कार जैसे बच्चियों के साथ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि वो ड्रगिस्ट एरिया, वहाँ पे ड्रग वाले बहुत सारे घूमते थे और ऐसी घटनाएं हुई, उसकी भी एफआईआर प्रॉपर नहीं लिखे गए और उसको दबाया गया इस तरह का। तो इस तरह का जब समाज हो जाए तो समाज के विषय में बोलते ना दया आती है, और कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो, सारे मिले हुए। अगर उस गरीब के लिए तुमको सोच के मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ये कोर्ट में जाते थे, कोर्ट बराबर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती थी और इनको एग्जाम तक तो एक्सटेंशन देती थी, बिल्कुल देती थी, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। जज कोई आसमान से उतर के नहीं आए हैं,
वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस हैं, ये सारी बातें रहती है। तो यहाँ पे महानगर पालिका को एक प्रस्ताव बना के जाना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उनके घर शेल्टर नहीं है, हमको 6 महीने का टाइम या 1 महीने का टाइम बढ़ा दे, डेफिनेटली कोर्ट सहानुभूतिपूर्वक विचार करती थी और देती थी। तो हम बात कर रहे थे वकील साहब से, इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, आपने पूरा देखा है, और कई कानूनी जानकारियाँ, उसके अलावा जो यहाँ गोरखधंधा चल रहा है उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला। तो ये चर्चा काफ़ी लंबी थी, आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इन लोगों को न्याय मिले। सही मायने में वहाँ लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कई लोग अपना गाड़ी कमाई का पैसा वहाँ लगाकर इस भूल में कि उन्हें कुछ मालूमात नहीं है क्या कानून है, कुछ है उन्हें आइडिया नहीं है, वहाँ फंसे हैं और आज इनकी हालत ये है कि वो दर बदर के लिए भटक रहे हैं। तो इसी के लिए हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।